दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं का निष्कर्षण और किस तरह से उनको शुद्धिकरण किया जाता है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली पॉइंट है आपका, पहला हेडिंग के तौर पे खनिज। ठीक है, तो खनिज में अब हम देखेंगे कि खनिज क्या होती है। तो पृथ्वी में खनिज प्राकृतिक रूप से, मतलब पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाली जाने वाली उन सभी वस्तुओं को खनिज कहते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, उन सभी वस्तुओं को खनिज कहते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। और वो कहाँ से मिलती है? वो पृथ्वी के भूमिगत भाग से मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है खोद करके, चाहे वो कोई पदार्थ हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण देते हैं तो कोयला हुआ, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे में चट्टान हुई। चट्टान के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे हम धातु निकालते हैं। पेट्रोलियम भी है, वो भी एक तरल खनिज पदार्थ होता है। हीरा हुआ, वो भी एक खनिज पदार्थ ही होता है। ठीक है, और जैसे हम चाक और सेंधा नमक का नाम सुना होगा। ठीक है, वे सब चीज़ें होती हैं खनिज, मतलब हम पृथ्वी के अंदर से उसको निकाल करके उपयोग में करते हैं, इन्हें हम खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर आप खनिज को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि खनिज क्या होता है। तो खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें तत्व एवं यौगिक मौजूद होते हैं। आई बात समझ में? चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे यौगिक हो, पृथ्वी के अंदर से अगर खन करके निकाला जा रहा है तो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। कोयला भी एक खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में कई ऐसे फिगर्स हैं जिनमें कुछ पदार्थ दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब खनिज के तौर पर आते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ हो, ये सब खनिज है। ये सब चीज़ें पृथ्वी के अंदर से किसी भी रूप में निकाली जाती हैं। उनका ज़रूरी नहीं कि सभी खनिज एक ही रूप की होती हैं। जैसे कोयला तो कोयला जैसा सभी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अपना अलग अलग रूप होता है, अपना अलग अलग गुणधर्म होता है। ठीक है, सभी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? पृथ्वी के अंदर से। इस वजह से इनको हम खनिज का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हमें मिलता है अयस्क। अयस्क में क्या होता है कि अयस्क किसे कहते हैं? यह भी एक खनिज का ही हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा, यह भी क्या होता है? खनिज का हिस्सा होता है। बट इसका नाम अयस्क क्यों रखा गया, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं कि वे खनिज, मतलब ये भी खनिज होता है। ठीक है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिनसे हम धातु निकालते हैं, ऐसे खनिज जिनसे हम धातु निकालते हैं अधिक मात्रा में, उसे अयस्क कहते हैं। और जिनसे धातु नहीं निकलता है, जैसे कोयला, उसको अयस्क नहीं कहेंगे। कोयला खनिज है, अयस्क नहीं है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है दोनों लगभग एक ही हिस्से। ठीक है, अयस्क भी खनिज होता है, मतलब अयस्क को खनकर ही निकाला जाता है। बट अंतर इतना है कि अयस्क से धातु निकाले जाते हैं, लेकिन और जो चीज़ें होती हैं अयस्क के अलावा उनसे धातु नहीं निकाले जाते। इस वजह से वे अयस्क नहीं कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है तो कोयला के अंदर कोई धातु नहीं होती है। ठीक है, वह कोयला होता है, कोयला को जला करके हम अपना एनर्जी लेते हैं। इस वजह से उसको हम अयस्क नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया बॉक्साइड। बॉक्साइड से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, इस वजह से इसको हम अयस्क कहते हैं। लेकिन क्या कोयला से एल्युमिनियम निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, इस वजह से उनको हम अयस्क नहीं कहते हैं। अगला है बोरेक्स। तो बोरेक्स है कुछ चीज़ें, क्रोमाइट है, सिनेबार है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। मैग्नेटाइट है, यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नेटाइट है, बेंजीनकाइट है। ये सब ऐसे चीज़ हैं जिनकी मदद से हम किसी न किसी धातु को अधिक मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, ये सब अलग अलग तरह के खनिज होते हैं। इनसे अलग अलग तरह के तत्व निकाले जाते हैं। इन्हीं खनिज को अयस्क कहते हैं।
ठीक है, लेकिन कोयला को अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगले स्लाइड में हमें मिलता है सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। यह इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि फिगर की तरफ हम चलते हैं एक बार रिवर्स साइड की तरफ, तो रिवर्स साइड में भी ऐसे लिखे हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम इस जैसा होता है या फिर अदर चीज़ें हैं, कभी ये सब इस तरह होते हैं? नहीं भैया, ये गंदे हैं। अभी इनके अंदर मिट्टी, धूल, कण, अदर चीज़ें या फिर ऑक्साइड मिल करके ये सब अभी गंदे हैं। इनको अभी हम शुद्ध करके प्योर चीज़ निकालेंगे। तो ये सब प्योर कैसे किए जाते हैं? इनको पहले शुद्ध किया जाता है कई विधि से। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको निकालना थोड़ा कठिन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर अयस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है शुद्ध करने के लिए। तो कौन कौन से हिस्से हैं उनको अब हम देखेंगे। तो अगले देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी और एवं संबंधित धातु कर्म। सक्रियता श्रेणी में कौन से ऐसे धातु होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं? जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे? जो मध्य मतलब मीडियम में रिएक्शन करते हैं उनको कैसे शुद्ध करेंगे? और जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं उनको कैसे शुद्ध करेंगे? ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग मेथड होता है, उनके गुण के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो पहला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। देखिए, जो सबसे तेज रिएक्शन करते हैं, जो बहुत अधिक अभिक्रिया करते हैं, जिनमें आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब ऐसे धातु हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जैसे ही आते हैं वातावरण में तुरंत रिएक्शन करके उनका रूप बदल जाता है। जब रूप बदल जाएगा तो इनको प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उनको प्राप्त करने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। किसका? विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग करते हैं। तो यह आपके एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक क्रियाशील अयस्क को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? वो होता है विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग करते हैं। ये विद्युत अपघटनीय विधि क्या होती है हम आगे बताएंगे कि विद्युत अपघटनीय विधि क्या होती है। और आगे है मध्य अभिक्रियाशील। मध्य अभिक्रियाशील का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम रिएक्शन करते हैं, मतलब मीडियम में रिएक्शन करते हैं। उनको कैसे शुद्ध किया जाता है? तो देखिए, जिनमें है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Hg मतलब पारा, ये सब ऐसे धातु होते हैं जो मतलब मीडियम में रिएक्शन करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इनको हम कैसे रूप में, किन किन रूप में पाते हैं? तो देखिए कैसे कैसे रहते हैं रिएक्शन करने के बाद। वो रहते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, मतलब सल्फाइड के रूप में रहेंगे, ऑक्साइड के रूप में रहेंगे, चाहे कार्बोनेट के रूप में रहेंगे। मतलब ऐसे प्योर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आयरन भी नहीं मिलेगा प्योर, लेड, कॉपर, पारा, जिंक, ये सब प्योर नहीं मिलेंगे। ये सब या तो सल्फाइड में रहेंगे या तो ऑक्साइड में रहेंगे, चाहे कार्बोनेट में रहेंगे। ठीक है, इस अयस्क को शुद्ध करने के लिए कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है। मतलब कार्बन की सहायता से कार्बन की सहायता से इसको हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे वाले स्लाइड नीचे। तो सबसे कम रिएक्शनशील कैसे होते हैं? जो सबसे कम रिएक्शन करने वाले धातु होते हैं वो होते हैं सोना और चांदी। इसी वजह से सोना और चांदी बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और इनकी मात्रा मौजूदगी भी कम होती है। ठीक है, सोना और चांदी बहुत कम मतलब वो क्या होते हैं, वायु में रह करके अपचयित होते हैं। ठीक है, उनको क्षय होने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ये हमेशा स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? स्वतंत्र, मतलब जैसा रहेंगे वैसा ही हमें मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि न इनको अभिक्रिया करना ही नहीं होता है। ठीक है, इनका रूप वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे हमें मिलेगा अगली स्लाइड में धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण मतलब
अयस्क से धातु प्राप्त करने को ही हम धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है कि अयस्क जो खन करके निकाला गया है, ठीक है, उस अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? देखिए, कई चरण होते हैं। पहला है, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अयस्कों का समृद्धीकरण। पहले चरण में हम क्या करते हैं कि पहले अयस्क को साफ सुथरा करते हैं। समृद्धीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करके साफ सुथरा कर लेना। मतलब उसके ऊपर जो मिट्टी लगी है, मिट्टी हुआ, कंकड़ हुआ, पहले उसको पीट करके चाहे एक अन्य विधि से उसको हम साफ कर लेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में क्या करते हैं? धातु निकालते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है धातु निकाल लेना। जब उसको हम किसी भी विधि से धातु को निकाल लेते हैं तो धातु अभी शुद्ध नहीं हुआ होता है, पूरा प्योर शुद्ध नहीं है। अब उस धातु को निकालने के बाद हम धातु परिष्करण करते हैं। धातु को भी क्या किया जाता है? बहुत अच्छे से शुद्ध करके तब हमारे मार्केट में आते हैं। मतलब इन चीज़ों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से कोई भी धातु, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, ये सब जितने भी होते हैं, इनको प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन और महंगे होते हैं। इन्हीं की वजह से। क्यों? क्योंकि इनको प्राप्त करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो हमें मिलता है कि एक ऐसा फिगर जिसमें अयस्क को शुद्ध किया जा रहा है। किस विधि से? जल द्वारा, मतलब पानी की सहायता से इसको शुद्ध किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये बता रहा है कि यह अयस्क है। छोटा छोटा क्या है? अयस्क। ठीक है, यह एक मतलब ऐसा बनाया गया है कि जिसके ऊपर हम अयस्क को रखे हुए हैं। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का बनाया गया। रखने के बाद यहाँ से हम देख रहे हैं पानी इस पर फ्लो कर रहे हैं, तो पानी इसके ऊपर से होकर गुजर रहा है, तो बता रहा है कि यह पानी की धारा है। मतलब इसे जो इंडिकेट कर रहा है अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण। बता रहा है कि यहाँ जो है अधिक घनत्व का मतलब होता है जो काफ़ी भारी होते हैं। घनत्व अधिक मतलब मान लेते हैं समझने के लिए कि यह एक भारी कण होते हैं। ठीक है, जो भारी रहेगा वो तो अपनी ही जगह पर आ जाएगा, लेकिन जो हल्के कण होंगे यहाँ से बह जाएंगे। जैसे मिट्टी हुआ, कचरा हुआ, जो भी होंगे बह करके कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं। और ये देखिए कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ, मतलब हल्के कण, इन्हें अशुद्धियाँ कहते हैं, मतलब गंदगी कहते हैं। अयस्क हमारा यहीं पर रह गया, देख रहे हैं ना, हमारा अयस्क यहीं पर आ गया और गंदगी बह करके यहाँ पर चली आई। ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा गंदगी का साफ हो गया और कुछ अयस्क हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अभी यह पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? अभी और प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी मदद से हम इनको शुद्ध करते हैं। और प्रक्रियाओं में आप देखिए किन किन विधियों से शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर एक फिगर है, तो इस फिगर को समझते हैं। तो इस फिगर में हमें मिलता है कि यह एक बड़ा सा टैंक है। क्या है ये? पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये सब जो पूरा टैंक है, यहाँ से लेकर के ये पूरा टैंक है। टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ प्लस में क्या है? ये जो छोटे छोटे कण देख रहे हैं आप, ब्लैक ब्लैक, यह अयस्क है। पीस दिया गया, पीस करके इस पानी के अंदर डाल दिया गया है। अब देखिए क्या किया जाता है कि यह जो देख रहे हैं ना, ये वाली एक नली है, पाइप है, और यहाँ पर ये ऐसी पाइप है जिसके अंदर काफ़ी छेद हैं। ठीक है, और यहाँ से हवा जब भरी जाती है तो हवा यहाँ से जाती है और यहाँ से होते हुए कई जगह से, यहाँ से सब जगह से हवा बहुत तेज़ निकलेगी। जब बहुत स्पीड से निकलती है ना तो इसमें बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुलबुले। जब बुलबुले बनते हैं तो ऊपर झाग बन जाता है। देख रहे हैं ना, ऊपर झाग, देखिए ऊपर झाग बन जाते हैं। तो इस झाग को हम काट करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो पदार्थ होते हैं उनको हम छान करके अलग कर लेते हैं। तो यह दूसरा तरीका था। जो हल्के अयस्क होते हैं उनको छानने का यह तरीका है। ठीक है, मतलब हम एक टैंक में पानी भर करके पीसे हुए अयस्क को डाल देते हैं। अब जब इसमें हवा बहुत तेज़ी से
फ्लो करते हैं तो पानी के अंदर बहुत तेज मतलब बुलबुला बनता है। और बुलबुलों के सहायता से जो अयस्क होते हैं ना ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद उनको छान करके क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और गंदगी नीचे में देखिए अशुद्धियाँ कहाँ हैं, नीचे पेंदी में बैठी हुई हैं। ठीक है, यह दूसरा तरीका होता है। अगले तरीके की तरफ चलते हैं तो हमें अगला मिलता है चुंबकीय विधि। देखिए यहाँ पर 2 चुंबक लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ पर एक रोलर है चुंबक का, यहाँ पर एक चुंबक का रोलर है। धातु का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाए वो भी एक धातु होता है। ठीक है, अब देखिए यह बेल्ट लगा हुआ है, चुंबक चलते हैं। ये चुंबक क्या होता है, पट्टे की मदद से चलते हैं, ऐसे ऐसे ये घूमता है तो पट्टा भी घूमेगा। ठीक है, अब इस इतना चौड़ा पट्टा होता है, लगभग पट्टा मान काफ़ी चौड़ा होता है। इसके ऊपर अयस्क को रखा जाता है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, अयस्क को इसके ऊपर रखा जाता है तो पट्टे की मदद से इधर जाता है। जब इधर जाता है तो चुंबक से चिपक जाएगा। जब चुंबक से चिपक जाएगा, जो अयस्क होगा मतलब जो धातु होगा मतलब लोहा जो होगा, इस पर चपक जाएगा चुंबक से चपके यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद जैसे पट्टा इधर भगेगा, चुंबक छोड़ देगा। इसको क्या करेगा, पट्टा की वजह से ये लोहा गिर जाएगा इसमें। और जो गंदगी होगी, गंदगी तो कभी चिपकेगी नहीं। जब गंदगी नहीं चिपकेगी, देखिए गंदगी सीधे गिरेगी, यहाँ से आएगी गंदगी और ऐसे तुरंत क्या होती है, इसमें गिर जाती है। बट चुंबक की मदद से जो धातु होते हैं ना, चिपके यहाँ तक आते हैं, इसके बाद तब इसमें आकर के गिर जाते हैं। मतलब गंदगी इसमें आ गई और शुद्ध जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, इसमें आकर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्लाइड में अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इनको किस विधि से किस तरह से शुद्ध किया जाता है। ठीक है।